डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। भारत एक अत्यंत डिसाइसिव या निर्णायक दौर से गुजर रहा है और इस समय दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन है जिसमें मेरी नज़रिए से और मेरी नज़रिए के लिए काफ़ी एविडेंस हैं। 3 पार्टियां इन्वॉल्व हैं, दलित, आदिवासी, सवर्ण या द्विज या अपर कास्ट। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इस लंबे हड़ताल, भूख हड़ताल पर थे या आमरण अनशन पर वांगचू साहब थे, वह एक आदिवासी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके एक दलित हैं और कॉकरोच पार्टी के अधिकांश फॉलोअर्स और सपोर्टर्स सवर्ण जाति से हैं या द्विज समाज से हैं। तो यह एक अत्यंत इंटरेस्टिंग घटना चल रही है और यह वीडियो खास तौर से उन दलित पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 14, 15, 16 साल के हैं या हाई स्कूल में या 9th में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य सपोर्ट बेस सवर्ण हैं या अपर कास्ट हैं या ऊंची जाति हैं या द्विज हैं। इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ मैं आपके सामने आपके विचार के लिए रखना चाहता हूं। अभिजीत दीपके की पार्टी को इंस्टाग्राम पर करीब 2.25 करोड़ फॉलोअर्स हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर ही हो गए। इंस्टाग्राम पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, भारी संख्या में उसके सब्सक्राइबर्स सवर्ण हैं जो मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं। मैं नहीं जानता कि कितने बड़ी संख्या में, या मैं ठीक से जानता हूं कि दलित या ओबीसी या माइनॉरिटीज़ इतनी बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं हैं। किसी दलित लीडर या इंटेलेक्चुअल के फॉलोअर इंस्टाग्राम पर इतनी संख्या में हमने कभी नहीं देखे हैं। बहुत सारे दलित इंटेलेक्चुअल्स या पॉलिटिशियंस के तो इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी नहीं है। तो यह बेसिकली अपर कास्ट की फॉलोइंग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है। यह मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब सवाल यह है कि अपर कास्ट को एक दलित अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जो एक आदिवासी हैं, उसमें भी इंडिजिनियस क्वालिटी वाले अति आदिवासी कह सकते हैं
इन दोनों को कैसे लीडर सवर्ण समाज के युवाओं ने मान लिया। यह सोचना, यह ऑब्जर्वेशन मेरा करीब 20 दिन पहले से है, जिस दिन वांगचुक साहब फास्ट पर बैठे थे। तो मैंने ट्वीट किया था उसके 1-2 दिन के भीतर कि यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टेस्ट है कि जब अमृतकाल अपने चरम पर है तो एक दलित को सवर्ण समाज के युवक क्यों नेता मान लेंगे। अगर दीपके साहब की फॉलोइंग बनी रही तो इसका मतलब भारतीय जाति व्यवस्था अब बड़े पैमाने पर टूटना शुरू हो गई है। मुझसे बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे। और चलिए अब तथ्यों की बात करते हैं। जब 15 मई को चीफ जस्टिस साहब ने बेरोजगार युवकों को कॉकरोच, पैरासाइट की उपमा दी और बहुत सारे लोगों को यह हर्ट किया होगा। अमेरिका में बैठे एक युवक अभिजीत साहब ने कॉकरोच पार्टी एक सटायरिकल अंदाज में बना दिया और देखते देखते उनके 22 मिलियन फॉलोअर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 22 मिलियन का मतलब 2 करोड़ 20 लाख। मुझसे कई लोगों ने कहा, जिस दिन उसके दलित, मेरे अमेरिका में दोस्त, मेरे दोस्त बोस्टन में भी हैं, उन्होंने कहा लड़का दलित समाज से है, आप लोग सपोर्ट करिए। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जिस दिन उसका दलित सोशल बेस एक्सपोज हो जाएगा तो ये सारा जो इंस्टाग्राम की फॉलोइंग हफ्ते भर में गायब हो जाएगी। पर अभिजीत दीपके जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके हाथ में बाबा साहब और संविधान की किताब थी। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, कल से इसी में लगा रहा और मेरा अंदाज़ा है कि करीब 2 लाख लोग उनसे विड्रा किए थे। अभी कल की घटना के बाद हमारे एक दोस्त बोल रहे हैं, देख लीजिएगा 10 लाख लोग और जुड़ जाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के इस अपमानजनक एक्सप्रेशन, यानी बेरोजगार लोग कॉकरोच हैं, इस पैरासाइट हैं, पर अपर कास्ट के लड़कों में या लड़कियों में या नौजवानों में इतना स्ट्रांग रिएक्शन क्यों हुआ? यह एक सोचने वाली बात है। और जब दलित, अभिजीत के दलित होने की बात ओपन हो गई, फिर भी नाम मात्र के लोगों ने उनसे विड्रॉ किया। और सोनम वांगचुक तो पहले से ही प्रसिद्ध हैं और आदिवासी पहचान उनसे किसी से छिपी नहीं है। तो इस आंदोलन के 2 टॉप लीडर्स में एक दलित, एक आदिवासी, और यही वह एक वजह है कि मैं यह शुरू में मैंने ये कहा था कि यह वीडियो उन दलित पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे कक्षा 9-10 में पढ़ाई कर रहे हैं। यह सवर्ण समाज इतना नाराज क्यों हो गया? वही सवर्ण समाज की इसी तरह की एक पीढ़ी 2012 में अन्ना हजारे के आंदोलन में इसी तरह से हाइपर एक्टिव हो गई थी और फिर उसको आप पार्टी ने लिया और फिर बीजेपी
ने उस पॉपुलैरिटी को हार्वेस्ट कर लिया और सवर्ण समाज में यह एक मैसेज गया कि बीजेपी एक ऐसे अवतार में आ गई है, एक नए लीडर के साथ श्री नरेंद्र मोदी के रूप में, कि यह संविधान को डाइल्यूट करेगी, आरक्षण को ख़त्म करेगी और अंदर ही अंदर यह विचार पक गया, परिपक्व हो गया कि कुछ हद तक जाति व्यवस्था वापस आ जाएगी, अगर काफ़ी हद तक नहीं तो भी। धीरे धीरे एनडीए गवर्नमेंट की या बीजेपी गवर्नमेंट की या आरएसएस द्वारा डिजाइन की हुई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ती गई। आप कल्पना कर लीजिए कि जो कैटिल प्रोटेक्शन जो नीति बीजेपी गवर्नमेंट की आई, तो देश की इकोनॉमी पर कितना बड़ा झटका लगा होगा। इकोनॉमिस्ट इस पर किसी न किसी वजह से खुलकर नहीं बोलते हैं। मेरे गांव में अगर कोई गाय मर जाती तो दलित समाज के लोग उसको स्किन करते और उसके स्किन को बाद में ट्रीट करके उससे लेदर प्रोडक्ट्स बनते थे। पूरे देश में ये बंद हो गया अचानक। तो बीजेपी के लोग ये सोचते थे कि चमड़े का काम है, गाय बैल भैंस, बैल तो खैर रहे नहीं, इनके चमड़े का, इनके हड्डी का, इनके जानवरों की चर्बी का काम ये या तो दलित करते हैं या मुसलमान या दोनों करते हैं, इनका नुकसान होगा। यह एक पहलू जरूर रहा होगा। तो जो मेरा नॉलेज है, जो चमड़े को ट्रीट कर फाइनल प्रोडक्ट बनने के पहले तक दलित और मुस्लिम इन्वॉल्व होते हैं। जब चमड़ा ट्रीट हो जाता है, इनफैक्ट बहुत सारी ट्रीटमेंट प्लांट भी अपर कास्ट की ही हैं, तो इसके सारे मैनेजर्स और इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस अधिकतर अपर कास्ट के लोग हैं। ये लोग बेरोजगार हुए या इस तरह के लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई। मेरे एक जानने वाले हैं गुड़गांव में जो लेडीज लेदर शू बनाते हैं, और मेरी मुलाकात उनसे कोरोना के पहले हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से लेदर शूज अब महंगे हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टर हैं यूरोप में, उन्हें हमें एक सर्टिफिकेट देनी होती है कि यह काऊ लेदर इम्पोर्टेड है, जहाँ से भी है, ब्राज़ील से है या पाकिस्तान से है या जहाँ से भी है। यानी भारत में उसका बिजनेस ठप हो गया और भारत में बेरोजगारी बढ़ाने में इसका भी बड़ा हाथ है। और सवर्ण की पॉपुलेशन केवल 20%, 15 से 20% है। दलित और ओबीसी का नुकसान उनकी दलित का तो और आदिवासी का उसकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हुआ, ओबीसी का 50% और ज़्यादा हुआ, पर अपर कास्ट का तो 20% पॉपुलेशन को 50% जॉब तो उन्हीं के ही पास है। तो इतना भारी नुकसान द्विजों का या सवर्णों का या अपर कास्ट का जॉब मार्केट में हो गया। अभी मैं कहीं देख रहा था कि जो छोटे उद्योग हैं, आज ही एक खबर आई है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, पिछले 5 साल में करीब 1.5 लाख ऐसे यूनिट्स बंद हुए हैं। और अधिकतर इस तरह के यूनिट्स के स्वामी जो है
अपर कास्ट के लोग बनिया समाज से होते हैं। तो और भी इंडस्ट्री स्लो हुई है। जीएसटी नोटबंदी का भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। तो जो भारी संख्या में यूथ पढ़ाई कर निकल रहा था, उसमें बेरोजगारी का बड़ा संकट आया। ऐसा संभव है कि दलित समाज बेरोजगार हुआ तो वह थोड़ा मोटा काम भी कर लिया, ओबीसी समाज बेरोजगार हुआ वो भी थोड़ा मोटा काम कर लिया, अपर कास्ट क्या करे। तो 2-4 मिनट अपर कास्ट की वर्तमान स्थिति पर भी हमें देना होगा। और अगर हम ओरिजिनल अंबेडकर बात की तरफ जाएं तो हम एक इंसान के रूप में किसी का नुकसान नहीं सोच सकते हैं, और जो भी मुश्किल में है, चाहे वह अपर कास्ट हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, दलित के अलावा, उसके प्रति हमें सहानुभूति, इम्पैथी रखनी चाहिए। यही अंबेडकर बात का एक सारांश है। तो जब देश आज़ाद हुआ और नया संविधान आया तो एक नेशनल कंसेंसस थी। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि ज़मीन, खेती वाली ज़मीन का राष्ट्रीयकरण कर दो। कांग्रेस का अपना सोच था कि हम राष्ट्रीयकरण तो नहीं करेंगे लेकिन जमींदारी उन्मूलन कर देंगे। तो जमींदारी उन्मूलन हो गया, लोगों को पहले विश्वास नहीं था। तो जमींदारी उन्मूलन के साथ ही अगर नॉर्थ इंडिया को देख लें तो द्विज समाज के लोग जो अधिकतर जमींदार थे, कुछ मुस्लिम भी थे, इनकी सत्ता, इकोनॉमिक सत्ता चली गई। इकोनॉमिक सत्ता के साथ ही साथ प्रजा पर से इनका नियंत्रण नाम मात्र का रह गया। फिर 1961 या 62 का लैंड सीलिंग एक्ट आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने बताया कि ये बहुत सारे जमींदार अपनी ज़मीनों को कुत्ते बिल्लियों के नाम छिपा गए हैं और जमींदारी उन्मूलन से वो बच गई हैं। तो एक लैंड सीलिंग एक्ट आया जिसमें एक परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी यूनिट होगी और पर फैमिली 18 एकड़ या 20 एकड़ जो भी है, वो एग्जैक्ट फिगर में कभी और जाएंगे। तो इस तरह से जमींदारी उन्मूलन के बाद सेकंड सबसे बड़ा जो स्टेप था इंडियन स्टेट का, वह लैंड सीलिंग एक्ट 1961। इसके बाद जब इंदिरा जी आई शासन में, उनको बताया गया कि लैंड सीलिंग एक्ट 61 में हर सदस्य को एक यूनिट घोषित कर दिया गया जो एक परिवार के बराबर में, यानी 5 लोग हैं तो 5 के नाम जमीन हो सकती है, 20 एकड़ 20 एकड़ 20 एकड़ या 24 एकड़ जो भी है। तो इंदिरा जी और सख्ती वाला कानून लाईं और उसमें पूरे परिवार को मिलकर, जिसमें 2 एडल्ट 3 नाबालिग, एक यूनिट माने गए। इस सख्त कानून के वजह से सवर्णों में ज़मीन बेचने का एक पैनिक आ गया पूरे सवर्ण समाज में कि ज़मीन बेचो, नहीं तो हो सकता है कभी कम्युनिस्टों का जो स्लोगन था, जो ज़मीन जोते बोए वही ज़मीन का मालिक होए, ऐसा कानून आ गया। तो इस समाज के लोगों ने अपने ज़मीनों की बिक्री शुरू कर दी और इसके बाद इनका रोजगार का सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी बनी और उसके बाद वाइट कॉलर जॉब प्राइवेट सेक्टर में। तो द्विज समाज या अपर कास्ट में जो थोड़ा एडवांस तबका था एजुकेशनली और इकोनॉमिकली, जो अर्बन था, वो तो आईटी सेक्टर में गया, पर जो उसके नीचे हैं वह प्राइवेट सेक्टर के तमाम सेक्टर्स में
कुछ काम पा जाते थे। पर अगर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो दलित भी प्रभावित होगा, ओबीसी भी प्रभावित होगा, मुस्लिम भी, माइनॉरिटीज भी होंगे प्रभावित और सवर्ण भी होंगे। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित सवर्ण होगा, क्योंकि उसके पास नौकरी के अलावा कोई और चारा नहीं है। और इसीलिए उनमें बेरोजगारी विस्फोटक रूप ले चुकी थी। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 15 मई को यह एक भद्दा सा स्टेटमेंट दिया कि ये बेरोजगार लोग काकरोच हैं, पैरासाइट हैं, तो उनकी भावनाएं आहत हुई। अब मैं यह क्यों कह रहा हूँ कि यह वीडियो दलित पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 15-16 साल के हैं ज़्यादा उपयोगी होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि सवर्ण समाज के लोग अभिजीत दीप्ते, काकरोच पार्टी के फाउंडर, और सोनम वांगचुक की लीडरशिप को मान सकते हैं, तो दलितों में भी अगर कोई अच्छी राह दिखाए, अच्छा काम करे, तो उसको भी अपना मैनेजर, लीडर मानने के लिए जाति समाज में एक हिस्सा लगता है तैयार हो चुका है। और उस हद तक जातीय प्रथा कमज़ोर हुई है। मैं अपनी वाइफ मीरा जी के साथ 5 बार जंतर मंतर पर गया हूँ, और एक जाने की वजह यह भी थी कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली का एक बच्चा आमरण अनशन पर था, जो 23वें दिन उसका आमरण अनशन अभी ख़त्म हुआ है। तो हमारी वाइफ और उनकी जो तमाम दोस्त लोग हैं वो अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठती थीं, उसके मंच पर बैठती थीं, बातें करती थीं। मैं जो है घूमता रहता था और लोगों के चेहरे रीड करने की कोशिश करता था, उनकी लैंग्वेज, उनकी एक्सेंट, उनके ड्रेस, चेहरों का कलर, फैशन, यह अंदाज लगाने के लिए कि यह दलित हैं, ओबीसी हैं या सवर्ण हैं। पहले 2 विजिट में उतनी भीड़ नहीं थी और ऐसा लगता था कि बहुत सारे वामपंथी लोग इसमें आए हैं, और वामपंथी लोगों में भी ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग थे। तो सामान्य अपर कास्ट के लोग नहीं हैं, या वैचारिक आइडियोलॉजिकल अपर कास्ट के लोग हैं जो जाति के छोटे मोटे चीज़ों को इग्नोर करते हैं। पर आखिरी 3 जो विजिट्स में मुझे लगा कि इसमें ज़्यादातर नौजवान बच्चे बच्चियां सवर्ण समाज के हैं। और कल की जो घटना हुई है उसमें जो पीड़ित हैं, जो विजुअल्स देखा होगा आपने, तो आप भी मेरी बात से शायद सहमत हों कि सवर्ण समाज के ये लोग जो है बहुत आहत हैं, और आहत इस हद तक हैं कि अगर उनकी इस चेतना को स्वर देने के लिए कोई दलित आगे आ रहा है, कोई आदिवासी आगे आ रहा है, तो हम उसको अपना लीडर मान लेंगे। इस हद तक भारत चेंज हो चुका है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जाति व्यवस्था समाप्त हो चुकी है या हो जाएगी अभी 10 साल में। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी जो है अपर कास्ट को तोड़ना या कमज़ोर करना चाहती है, पर कई बार एक्शंस और इम्प्लिकेशंस के बीच प्रॉपर संबंध नहीं होता है। मसलन मैं कभी एक क्रांतिकारी पार्टी में भी था और हम लोग सोचते थे कि किसी तरह से हलवाही प्रथा समाप्त हो जाए, चाहे इसके लिए हथियार भी लेना पड़े तो कोई जुर्म नहीं है। और माओ त्से तुंग जो चाइना के लीडर थे उनका कहना था, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन।
ताकत बंदूक के नली से आती है, उसमें हम बहक गए थे और उस पर उसको मानने लगे थे। पर हलवाई प्रथा खत्म नहीं हो पाई। हजारों हजार लोग जान दिए, लाखों लाख नौजवान अपना कैरियर गंवा दिए इसी क्रांति के लिए। पर हलवाई प्रथा खत्म हुई है पिछले 15 साल 20 साल पहले, जब मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जो है शहरों में फैक्ट्रियों का विकास हुआ, रोड्स बने, मॉल्स बने, अर्बन एक्सटेंशन हुआ, बैंक लोन आसान हो गया, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन। तो बहुत भारी संख्या में जॉब के अवसर आए फैक्ट्रियों में और सर्विस सेक्टर में, और लाखों लाख दलित गांव से भागकर शहरों में आए। और मजदूरों की कमी होने की वजह से हलवाई प्रथा भरभरा कर गिर गई, बैल को बेचना पड़ा और काफ़ी हद तक खेती अब ट्रैक्टर से होती है, कटाई हार्वेस्टर से होती है। तो मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के से प्राइम मिनिस्टर पद जब से उतर गए तो मैं फिर उनसे मिला, और मुझे आधे घंटे का समय था, लेकिन उनके साथ करीब 2.25 घंटे हम बात करते रहे। और जाते समय आखिरी सवाल मैंने पूछा था कि क्या आपको यह मालूम था कि आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हलवाई प्रथा ख़त्म हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं। क्या आपका ऐसा उद्देश्य था हलवाई प्रथा खत्म करना? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इम्प्लीकेशन यही है। ठीक वैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट अब जो कुछ भी इकोनॉमिक पॉलिसी ला रही है उसका सीधा इम्पैक्ट अपर कास्ट पर पड़ रहा है। और मैं तो अभी ट्वीट भी किया हूँ कि यह लड़ाई अब आरएसएस की लड़ाई बाई इम्प्लीकेशन अपर कास्ट से है। आरएसएस का जो यह सोचना है कि भारत जितना बैकवर्ड होगा जाति व्यवस्था उतना हम वापस ला पाएंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था एक ग्रामीण परिवेश में हुई है, एक अग्रेरियन इकोनॉमी में हुई है। और आप भी देख सकते हैं जाति व्यवस्था जितनी मजबूती से गांव में काम करती है उतनी मजबूती से शहरों में काम नहीं करती है। मन में जाति हो सकती है किसी के, पर कोई शहर में किसी दलित को रेस्टोरेंट से हाथ पकड़ कर उठा नहीं सकता है कि तुम दलित हो इसलिए यहाँ मत खाओ मेरे साथ, हम नहीं खाने देंगे तुम्हें। तो शहरों में जाति व्यवस्था उस तरह से काम नहीं करती है जिस तरह से गांव में करती है। तो अब जो आरएसएस का ऐसा मेरा सोचना है, गलत हो सकता हूँ या मैं जल्दीबाजी में हो सकता है बात कंक्लूजन पर आ गया हूँ। आरएसएस के सोचने के केंद्र में भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अगर जाति व्यवस्था को बचाना है, जाति व्यवस्था को इसलिए भी बचाना है क्योंकि जाति व्यवस्था ही उनके लिए धर्म है, वही धर्म है, वही मैटर ऑफ फेथ है। तो इसके लिए भारत को बैकवर्ड करना पड़ेगा, और बैकवर्ड करने की वजह से अपर कास्ट में अब वह कंफर्ट जो शहरों में है, जिनके घरों में एक बार पराठे का नाश्ता होने लगा तो पराठा के बगैर उनका जीवन कंफर्टेबल नहीं होगा। जिन घरों में एसी आ गया तो नेक्स्ट जनरेशन को एसी के बगैर जीवन में कंफर्ट नहीं आएगा। जिन घरों में कारें थीं, बगैर कार के उनका जीवन कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। तो जो आरएसएस का जो सोचना है उसका जो इम्प्लीकेशन है, तो अब आने वाले समय में जो संघर्ष है वह आरएसएस और द्विज के बीच होगा। और यही वजह है कि आज द्विज समाज, अगर कोई सोनम वांगचुक की तरह आदिवासी है तो उसकी भी लीडरशिप स्वीकार्य है,
अभिजीत दीपके अगर दलित है, हाईली एजुकेटेड है, तो उसकी भी लीडरशिप स्वीकार्य है। इसीलिए मैं उन दलित पेरेंट्स को जिनके बच्चे 15-16 साल के हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यह वीडियो अपने बच्चों को दिखाइए और अपने बच्चों को बताइए कि हमारा कोई भी जातीय समूह शत्रु नहीं है। हम अपर कास्ट को हमें गाली नहीं देनी चाहिए। तिलक तराजू और तलवार की मानसिकता से बाहर आना है और हमें काबिलियत है तो संकोच भले ही कोई करे, लेकिन आपको अपना लीडर, अपना मैनेजर, अपना मालिक मानने के लिए अब समर्थ समाज धीरे धीरे तैयार हो रहा है। काकरोच जनता पार्टी का उत्कर्ष, उदय, राइज, यह इस बात का प्रणाम है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और जो कुछ नए, मेरे हिसाब से नए विचार में लाना चाहता हूँ अपने समाज में, तो इसको आप फॉरवर्ड करिए, फिनेंशियली सपोर्ट करिए और डिस्कस करिए। जय भीम, जय भारत, जय अभिजीत दीपके, जय सोनम वांगचुक।